अपमान दिल छू लेने वाली कहानी। बहू तुम्हारी माँ छठी में जो कपड़े और जो सामान दिए हैं वो सब लो स्टैंडर्ड के हैं। और वो जो सोने की चेन उसकी नानी ने दी है कितनी हल्की है। मेरा पोता ऐसे बेकार कपड़े और ये हल्की चेन कभी नहीं पहनेगा। रोते रोते कब नेहा की आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चला। अचानक से पास में ही सो रहे उसके 10 दिन के बेटे कार्तिक के उठकर रोने की आवाज़ सुन उसकी आँख खुल गई। उसे छाती से चिपका दूध पिलाने लगी और वह दूध पीते पीते फिर से सो गया। नेहा आज घर के बिगड़े माहौल को याद कर फिर से रुआंधी सी हो गई। लग रहा था बेटी के रूप में जन्म लेकर किसी के घर की बहू बनकर आना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी पति नीरज कमरे में आए और बोले, नेहा तुम इस तरह मन दुखी मत करो। माँ की शुरू से ही आदत रही है, उन्हें बस ऐसा लगता है वह जो बोल रही हैं बस वही सही है। देखती तो हो पापा भी उनके आगे कुछ नहीं बोल पाते। ज़रा बोलने को हो तो माँ फिर शांत नहीं होती और पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। ये सब देख पापा मौन साधे रहते हैं। फिर मैं छोटा होकर क्या ही बोलूँ उनको। बस हम सब चुप रह जाते हैं कि घर का माहौल अच्छा बना रहे। पास आकर सर पर हाथ फेरते, प्यार भरी नज़रों से देखते। नीरज को देख नेहा उसका हाथ पकड़कर उसको अपने पास बिठा ली। नीरज, आपको भी लगता है क्या मेरे घर वालों की पसंद अच्छी नहीं है और आपने मुझसे शादी करके गलती कर दी? रोते हुए नेहा ने नीरज से पूछा। अरे नहीं नेहा, बिल्कुल भी नहीं। माना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर मैंने तुमसे मिलने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोला था। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम मेरी पसंद नहीं हो? बोल तो रहा हूँ, माँ की बात को दिल पर मत लो। अभी तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर है, इन बातों को सोचोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। कार्तिक की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है, नीरज ने कार्तिक को निहारते हुए कहा। नीरज, एक बात कहूँ, प्लीज़ मुझे आप अपने साथ ही लेकर चलिए ना। मैं सोच कर तो यही आई थी आपके साथ यहाँ से जाना होगा, पर आपने मुझे यहाँ 1 महीने रुकने की बात कहकर मुझे मजबूर सा कर दिया है। आप ऐसा क्यों बोले? कुछ दिन कार्तिक भी दादी दादाजी के साथ रह लेगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर रह पाऊँगी। 2 साल हो गए हमारी शादी को। मैंने माँ की बात का कभी बुरा नहीं माना, पर इस बार माँ ने सबके सामने मेरे मायके वालों को सुना दिया, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आप तो कम से कम मुझे समझिए, नेहा विनती सी करती हुई बोली। नेहा, ये बेकार की बातें मत करो। अब कुछ दिनों तक तुमको यहाँ रहना ही होगा। ऐसे कैसे और क्या बोलकर साथ ले जाऊंगा, जबकि मैंने खुद आगे बढ़कर बोल दिया था कि नेहा और कार्तिक को महीने भर बाद लेकर जाऊंगा। नीरज खींचते हुए बोल कमरे से निकल गया। नेहा सोचने लगी, कितनी खुश थी वो, पहली बार माँ बनने वाली थी। डिलीवरी के लिए उसकी माँ ने बहुत कहा, मेरे पास आ जा, अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर मायका छोटे शहर में होने के कारण सासू माँ ने मना कर दिया था। वे अपने पास आने को कह रही थी, पर नीरज ने दोनों जगह जाने से मना करते हुए कह दिया कि वह इधर ही रहेगी, क्योंकि इस शहर में दोनों जगह से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। कोई भी दिक्कत हुई तो डॉक्टर तुरंत मिल जाएंगे। भगवान की दया से नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा भी स्वस्थ ही है। तब नेहा की सास ने कहा, बहू, बच्चा तो वहाँ हो गया, पर छठी का आयोजन यहाँ हमारे पास ही होगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाकर मनाया जाता है, तो तुम 5 दिन बाद यहाँ आ जाना। जब वह यहाँ आए तो नीरज को माँ ताना देकर सुनाने लगी। जरूर बीबी ने कहा होगा मुझे नहीं जाना ससुराल, तभी तू नहीं आया। आजकल सब बीबी की ही तो सुनते हैं, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं। अरे नहीं माँ, वहाँ सुविधा उपलब्ध थी, इसलिए डिलीवरी उधर ही करवा दी। देखो, तुमने कहा तो हम आ गए ना। अब नेहा 1 महीने रहेगी तुम्हारे पास। बिना नेहा से कुछ पूछे नीरज ने माँ से बोल दिया था। छठी भोज में लगभग सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया था। नेहा के मायके से भी लोग आए हुए थे। उसकी माँ ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। बेटी की सास ससुर, बेटी दामाद के साथ नाती के लिए भी ढेरों कपड़े लेकर आई थी। नाती के लिए सोने की चेन, झूला, खिलौने,
पता नहीं क्या क्या सामान साथ लाई थी। ससुराल पक्ष के लोग कह रहे थे नीरज के ससुराल वालों ने कितना कुछ दिया है, पर एक इंसान ऐसा भी था जिसे लग रहा था नेहा के घर वालों ने कार्तिक की छठी के लिए जो भी कपड़े सामान दिए हैं वो सब लो स्टैंडर्ड के हैं। वह थी नेहा की सासू माँ। वह तो कार्तिक के लिए जो सोने की चैन उसकी नानी ने दी उसे भी देखते हुए कौशल्या जी बोली, कितनी हल्की चैन दी है। मेरा पोता ऐसे बेकार कपड़े और ये हल्की चैन कभी नहीं पहनेगा। घर में इतने लोगों के सामने बोलकर वह तो चली गई थी और नेहा की माँ बेचारी चुपचाप नजरें झुकाए बेटी का हाथ थामे खड़ी रह गई थी। बेटा, हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी ही करने की कोशिश की है, पर पता नहीं समधन जी को पसंद क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, हम बाद में भारी चेन बनवाकर अपने नाती को दे देंगे। अब हम लोग भी निकलते हैं। नेहा की माँ जाने लगी। पर माँ, तुम तो रहने वाली थी ना 2-4 दिन, आज सुबह ही आई, अब रात को ही निकल जाओगी। 2 दिन रुको ना। नेहा माँ को रोकने के लिए बोल रही थी, लेकिन नेहा की माँ कैसे रुक सकती थी जहाँ उन्हें बेइज्जती महसूस कराई गई हो। माँ के जाने के बाद से ही नेहा का मन बहुत दुखी हो गया था और वह कमरे में जाकर रो रही थी। 2 दिन बाद नीरज भी चले जाएंगे, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। कभी रहने का मौका भी नहीं मिला था। जब भी यहाँ आई थी दोनों साथ आते और साथ चले जाते थे। पहली बार कार्तिक को लेकर उसे रहना था, वह भी 1 महीने के लिए। ये सोच सोचकर कि नेहा की हालत खराब होने लगी थी। नेहा को अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना था, बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी और कार्तिक की मालिश ये सब करती रहती। आज उसकी मौसी सास जाने वाली थी। नेहा से मिलने कमरे में आई। पोते को देखकर कुछ पैसे देते हुए बोली, बहू, मैं जो कपड़े लेकर आई थी वह नहीं दे सकती, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम मेरे पोते के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। मौसी सास ने कहा। ये आप क्या कह रही हैं मौसी जी, बस अपना आशीर्वाद दीजिए इसे, और जो कपड़े आप इतने प्यार से लेकर आई हैं वही दीजिए। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा अपनी मौसी सास से बोली। अरे नहीं बहू, तेरी सास को कहाँ पसंद आएंगे वह कपड़े। जब तेरी माँ शहर से इतना सारा और इतना अच्छा सामान लेकर आई वह तो उसे पसंद ही नहीं आया, तो हम तो गांव से आए हैं, उधर के कपड़े कहाँ तेरी सास को पसंद आने वाले हैं। बस तू अच्छा सा कुछ ले लेना, कहकर पोते को प्यार से निहारते आशीर्वाद देते हुए मौसी जी जैसे ही जाने को मुड़ी ही थी कि सामने नेहा की सासू माँ नजरें झुकाए खड़ी थी। जीजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरी कही हुई बात मेरी अपनी बड़ी जीजी के दिल में इस कदर चुभ गई है कि वह मेरे पोते के लिए अपने साथ लाए कपड़े देने में झिझक रही है। आप वही दो जीजी जो आप लेकर आई हैं, मेरा पोता ज़रूर पहनेगा। नेहा की सास ने कहा। देख छोटी, मैं तो तेरी बहन हूँ, मन में कोई बात चुभ गई तो निकाल लूँगी। वैसे भी तेरे पास किसी फंक्शन में ही आना होता है, तुम हमेशा ऐसे ही करोगी तो हो सकता कल को मैं ना भी आऊँ। हो सकता है तुझे उससे कोई फ़र्क भी ना पड़े, और ये तो तेरी बहू है और इसके घर वालों का सम्मान करना तेरी जिम्मेदारी है। अगर कल को नेहा नीरज से तुम सबके लिए बुरा बोलने लगे तो ना नीरज बर्दाश्त करेगा ना तुम लोग। फिर इसके घर वालों के लिए इसके सामने ही बुरा बोलकर अपनी बहू का दिल दुखाकर तू कैसे उम्मीद करती है कि वह तेरा सम्मान करे। वह तो बहू का बड़प्पन है जो कुछ ना बोली, और मैंने तो इसकी माँ को जाते वक्त देखा, बेचारी आंखों में अपमान और आंसू लेकर तेरे यहाँ से गई है। और तो और जो नेहा तेरे पास रुकना चाह रही थी, तेरे व्यवहार से डरकर जाने की सोचकर नीरज से विनती कर रही थी। वे तो मैं उस दिन बहू की आंखों में आंसू देख मिलने आ रही थी, तभी दरवाजे पर ही दोनों की बात सुनकर रुक गई। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। माफ़ी मांगनी ही है तो नेहा की माँ से मांगो, उनका दिल दुखाया है तूने। मौसी सास बोलकर अपनी बहन को देखने लगी। आप सही कह रही हो जीजी, मैं समधन जी से आज माफ़ी मांग लूँगी और आप भी मुझे माफ़ कर दो। बहू, तुम भी अपनी सास को माफ़ कर दो।
नेहा की सास ने दुखी स्वर में बोला। आप ये क्या बोल रही हैं माँ? हाँ ये सच है, मुझे बात बुरी लगी थी, पर अब आप समझ गई हैं तो मेरे मन में कोई भी बात नहीं रही, नेहा ने कहा और मौसी सास को कृतज्ञतापूर्ण देखने लगी। मन ही मन कह रही हो, आपने मेरी सास को बिना सामने से कहे ही समझा दिया। नेहा कुछ दिनों तक वहीं रुक गई। सास को बहन की बात समझ आ गई थी। उन्होंने नेहा की माँ से माफ़ी मांग ली थी। समधन जी, हर बेटे की माँ अपनी तरफ से सदा अच्छा ही करने की कोशिश करती है। कभी कुछ कमी रह जाए तो अलग से बोल दीजिएगा, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी बेटी को अपनी बहू नहीं बेटी समझकर प्यार दीजिएगा, नेहा की माँ ने कहा। बिल्कुल समधन जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, बस आप माफ़ कर दीजिएगा, नेहा की सास ने कहा। नेहा की माँ ने मन ही मन सोच रही थी, बेटी की माँ को कब नाराज होकर रहते देखा है। बेटी की खुशियों के खातिर अपमान का घूंट पी जाना पड़ता है और दामाद की माँ माफ़ी मांगे, ये तो कभी होता नहीं। फिर भी समधन जी माफ़ी मांग रही हैं तो बात यहीं ख़त्म कर रिश्ते सुधारने में ही समझदारी है। जो रिश्ते भविष्य में बिगड़ जाते हैं, ऐसे बिगड़ते रिश्ते मौसी सास ने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया था, जो एक माफ़ी से जल्दी ही सुधर गया। नहीं तो ये घुन की तरह रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर जाते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।